हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्र कुमार देशमुख फ्रॉम पुणे। 4 फरवरी को विद्याकर्मा एज इट इज़ सीरीज़ हमने शुरू की थी और उसके अभी तक 8 एपिसोड हो चुके हैं। ये सीरीज़ सब लोगों को पसंद आ रही है और विद्याकर्मा का जो ज्ञान है हमें जितना पता है हम वो पूरी देने की कोशिश कर रहे हैं। जब विद्याकर्मा अग्निकर्म मैं गोगटे सर के पास सीखने को गया था, मुझे लगता है 2012 की बात है। तो वहाँ पे मैं चलते समय कॉलेज की इंटर्नशिप कंप्लीट करके आया था। और जब कॉलेज में हम पढ़ते हैं तो हमारा जो नॉलेज रहता है या हमारा बेसिक आयुर्वेद का अभ्यास रहता है वो बहुत थोड़ा सा रहता है। और ऐसे समय में जब हम एक आधे गुरु के पास सीखने को जाते हैं तो वो गुरु जो है हमें उसके पास जो भी नॉलेज है वो सिखाता है। वैसे हमने विद्याकर्म और अग्निकर्म के बारे में जो भी है वैद्य राबो गोगटे से जो सीखा है मैं हम सभी के लिए बता रहे हैं। बताने का प्रयोजन मैंने हर एक एपिसोड में कहा है कि एक ही प्रयोजन है कि जो लोग यहाँ आके सीख नहीं सकते हैं उनके लिए ये सीरीज शुरू की है। क्योंकि विद्याकर्म अग्निकर्म तो अभी सब वैद्य कर रहे हैं जो प्रैक्टिस में कभी करते नहीं थे या कभी विद्याकर्म अग्निकर्म को नाम रखते थे, इससे कुछ नहीं होता है ऐसा कहते थे, वो सभी और नए भी वैद्य ये प्रैक्टिस में अभी किया है, अभी कर रहे हैं। प्रैक्टिस का एक भाग हो गया है क्योंकि जो इंस्टेंट डिसीज मैनेजमेंट है वो ये मिलना चाहिए लोगों को, ऐसा हमारा और गोगटे सर का मानना था। तो गोगटे सर जाने के बाद हमने जो पहला व्याख्यान लिया था गोगटे सर के पुण्यतिथि के ऊपर तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय से, तभी से अभी तक 150 से भी ज़्यादा कार्यशाला हुई है पूरे भारत भर में। और हर जगह पे विद्याकर्म अग्निकर्म एज इट इज हमने बताया है। ये बताते समय कुछ त्रुटियां भी रहती हैं, जैसे हम बताते हैं और सुनने वाला उसमें से कहीं सारी बातें ना लेते हुए कुछ बातें लेता है और वही बातों के ऊपर प्रैक्टिस करने की शुरुआत करता है और फिर भी सक्सेस में पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे समय में एक बात मन में आई कि अरे विद्याकर्म अग्निकर्म हम तो यहाँ पे सिखा रहे लेकिन जो यहाँ पे नहीं आते उनके लिए कुछ करना चाहिए। लोग पूछते थे कि सर आप कोई कोर्स बनाओ या कोई आप ऐसा फीस लेके 10 दिन का कोर्स बनाओ। तो मैंने कहा कि अरे ऐसा नहीं होगा। वैद्य राबो गोगटे सर ने हमें फ्री सिखाया है, हम कभी पैसे नहीं लेंगे क्योंकि अगर इसमें पैसे का आ जाएगा, व्यवहार आ जाएगा तो उसके लिमिटेशन बढ़ जाते हैं, वो नॉलेज नहीं रहेगा। क्योंकि ज्ञान देने के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता, ऐसा गोगटे सर कहते थे। इसीलिए हम सिखाते समय यहाँ पे भी जो स्टूडेंट विद्यार्थी आते हैं उनसे पैसा नहीं लेते हैं। और कुछ लोग फ़ोन आते हैं कि सर ऐसे ऐसे एक कोई वीडियो बना रहा है या कोई सीरीज़ है, पैसे दे के हम करें क्या। कोई कहता है कि ऐसे ऐसे गोगटे सर के विद्यार्थी है वो पैसे लेके सिखा रहे। हम उनका कुछ बोलते नहीं है क्योंकि विद्याकर्म अग्निकर्म जो हमें सिखाया है एज इट इज़ हम पेश करते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति को इसमें हम क्या कहते हैं प्रैक्टिकली और नॉलेज के ओरिएंटेड से परिपूर्ण कैसे बनाए ये हमारा विचार रहता है। तो ये करते समय फिर जो नहीं आ सकते हैं लोग उनके लिए हमने यूट्यूब की सीरीज़ शुरू की है। ये सीरीज़ शुरू की मीन्स ये सुन के सब करोगे तो रिज़ल्ट आ ही रहे। मुझे तो बहुत सारे रिप्लाई आ रहे हैं कि आपके जो वीडियोज़ हैं हम देख के काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस में कर रहे हैं। मुझे उन सबको कहना है कि आप जो कर रहे हो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन वो आपको जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो कुछ 10% है। अब कभी हो सके तो आप पुणे में कभी आ जाइएगा और प्रैक्टिकली हमारे जो कैंप्स रहते हैं या हमारी ओपीडी रहती है उनमें रिज़ल्ट देखिएगा। हमें ये डिसीज मैनेजमेंट कितना डेप्थ में है आपको समझ में आ जाएगा। मैं कभी जापान में गया नहीं, इसका मतलब जापान है ही नहीं ऐसा नहीं ना। तो लोगों को विद्याकर्म अग्निकर्म छोटी छोटी बीमारियों में रिजल्ट देता है ये तो पता है, जैसे पेन मैनेजमेंट है या हम क्या कहेंगे कि अर्थराइटिस जैसे है। लेकिन ये इवन इनफर्टिलिटी से लेके बच्चों के मानसिक विकारों तक, कैंसर जैसे व्याधियों में भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गन डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि रक्तम जीवम इति स्थिति हमें पता है, धातुओं का कर्म हमें पता है, प्रीणनम जीवनम लेफा स्नेह उदाहरण पूर्णे। अब ये जीवन कर्म रक्त का है, हमें अगर कहीं मार लग जाएगा, फ्रैक्चर भी हो जाएगा तो अपने आप फील होता है, तो उसे हम शरीर का रक्त का कर्म करते हैं, जीवन कर्म कहते हैं। अगर वो हील नहीं हो रहा है तो वहाँ पे व्याधि हो चुकी है। जैसे कि फ्रैक्चर हील होता है, अगर मैं गिर गया यहाँ पे, ऐसा मुझे बहुत बड़ी खरोच आ गई, मैं घिसते हुए गिर गया तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, लेकिन अपने आप हील होता है वो। लेकिन सोराइसिस जैसी बीमारी जो है 20-50 साल लोग लेके के बैठते हैं, वो हील नहीं होती है, कितना भी ट्रीटमेंट करें। तो ये जो देखने को हमें मिलता है, यही भाव इम्पोर्टेंट रहता है आयुर्वेद की चिकित्सा में। आयुर्वेद में मन का भी विचार ज़्यादा किया गया है, हृदय का भी वर्णन आया है। मैंने बताते समय, मर्म बताते समय, हृदय मर्म का विस्तार बताते समय वो सब बातें बताई थी। दूसरी बात आती है कि विद्ध कर्म अग्निकर्म करने की मेथड्स जो रहती है वो भी करेक्शन करना है हमें। एंगल रखना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट आना है, वो करते समय नीडल के अलग अलग प्रकार कैसे आने हैं, वो सब हम एक एक एपिसोड में लेने वाले हैं। ये लेते समय हमने जो अभी तक एपिसोड लिए हैं, 8 एपिसोड हुए हैं, उसमें हमने योगाभ्यास भी बताया था। वो सब लोगों ने योगाभ्यास करना चाहिए। उसके बाद क्षिप्र मर्म से शुरुआत की थी, मर्म के ज्ञान से शुरुआत की थी, और हर एक एपिसोड में मैंने मर्म के बारे में बताया था कि ये मर्म का विचार जब हमने फर्स्ट ईयर तक छोड़ा था, उसका अलग अलग विचार कैसे करते हैं। मुझे पता है हर व्यक्ति मेरा पूरी तरह से वीडियो लास्ट तक सुनता नहीं है, लेकिन जब आपको इसके बारे में ज्ञान अवगत करने की इच्छा हो जाए तो ज़रूर हर एक वीडियो फिर से देखिएगा। देखिए लास्ट वाला जो वीडियो था वो और अभी के इसमें कम से कम 14-15 दिन का गैप हुआ है, क्योंकि इतने दिन मेहनत करनी पड़ती है। दोपहर 12 से रात 12 बजे तक हम ओपीडी करते हैं, और इसके साथ भी हम पढ़ाई करते हैं कि अगले एपिसोड में क्या दिया जाए। मैंने जैसे पिछले एपिसोड में मर्म के बताया था कि जब हम मर्म का ज्ञान बता रहे हैं, हम प्रैक्टिकली कैसे उसका विचार करते हैं। अब ये करते समय मैं कई बार देखता हूँ विद्ध कर्म अग्निकर्म मर्मों पे विद्यार्थी गलती से करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा मर्मों को हाथ नहीं लगाना है, मर्मों को हम छोड़ के विद्ध कर्म अग्निकर्म करते हैं जैसा ग्रंथ में दिया है। तो उसके बारे में आप पिछले एपिसोड है वो देख लीजिए। लास्ट का जो एपिसोड था मर्म और वंध्यत्व, ऐसा मैंने उसका शीर्षक दिया था। वो शीर्षक देने के बाद वही बहुत लोगों के गायनेकोलॉजिस्ट के भी मुझे फ़ोन आए कि उन्होंने कहा कि हमारा ये विचार बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, हमें आगे जाके सीखना है। मुझे एक MBBS न्यूरोलॉजिस्ट DN वाले डॉक्टर का फ़ोन आया कि मैं ये विद्ध कर्म मानस रोग में सीखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। उन्होंने पूरे 1 साल में हमें फॉलो किया है, और अभी तक के सारे बच्चों के रिज़ल्ट देख के उन्हें ये काफ़ी सीखने की इच्छा हो चुकी है, क्योंकि आखिर सबको पेशेंट ठीक ही करने हैं। ये करते समय जब मुझे याद है गोगटे सर एक्सपायर हो गए थे, हम काम कर रहे थे, मैंने मैडम को जाके बताया था, गोगटे मैडम को, अनघा गोगटे मैडम को, और उनको बताने के बाद मैडम बहुत खुश हो चुकी थी। लेकिन तब मैडम ने कहा कि इसके आगे भी हमें जाना है, और उसकी आगे की जो बात है वो आप चक्रों पे काम करो, 6 चक्रों पे काम करना चाहिए आपको। और मुझे लगता है हम 1 साल से 1 या 1.5 साल से विद्ध कर्म अग्निकर्म और चक्र इनका अभ्यास कर रहे हैं। और जैसे मैडम ने कहा था, मैडम एक्सपायर होने के पहले ही 10 दिन पहले ही हमें कहा था कि आप ऐसा ऐसा काम करो इस पर, तो आपको इसकी नेक्स्ट लेवल समझ में आ जाएगी, जो गोगटे सर कर रहे थे। तो अभी तो 1 साल चालू है, कर रहे हैं, और आगे भी चालू रहेगा जैसे जैसे उसमें अलग अलग बातें समझ में आती है। क्योंकि अभ्यासत प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशिनी रत्नादिसद असद ज्ञानम न शास्त्रादेव जायते। जो भी शास्त्र में नहीं समझती है बातें, अनुभव से आती है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमें मिलती जाएंगी, हम आप सभी को बताते जाएंगे। क्योंकि न मम एतत्, यही हमारा कुछ नहीं है, आयुर्वेद का है। इसी भाव से गोगटे सर हमें सिखाते थे, और उसी भाव से हम आपको सिखा रहे हैं। मर्म के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा रेफरेंस दिए थे पहले चैप्टर में, उसके बाद में अलग अलग मर्म बताए थे। वो सीक्वेंस इतना सोच के बनाया था मैंने कि ये जो आखिरी वाला मर्म का मैं आज एपिसोड ले रहा हूँ, मर्म का पूरी तरह से अयन कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि मर्म तो हमें पता है कहाँ पे कौन से मर्म है, कौन सा सद्य प्राणहर है, कौन सा विशल्यग्न है, कैसा कैसा क्या क्या है, मैंने जैसे पहले बताया।
लेकिन इनका विचार प्रैक्टिस में करते समय कैसे करना चाहिए, ये बारे में मैं थोड़ी थोड़ी बारे में बताते आया हूँ। अब ये करते समय पिछले इसमें मैंने चक्र का निरूपण, षट चक्र के एक बुक के बारे में बताया था कि ये षट चक्र निरूपण एक बुक है जो है वो हमें नाड़ियों का जो विवेचन है वो विवेचन में फ़ायदा देने के लिए काम में आता है। एक संकल्पना यौगिक शास्त्र में है और वो जो हमें अभ्यास से ही प्राप्त होती है। योग शास्त्र में बताया गया है कि हमारे शरीर का नियंत्रण जो किया जाता है 3 दोष से होता है, सप्त धातु होते हैं, ये तो सभी को पता है। लेकिन इसके अलावा हमें जो यौगिक बातें हैं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अभी मैं बच्चों को बताता हूँ एक ही जगह का विद्ध कर्म है वो। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, कल की बात है, एक स्टूडेंट था 10वीं के लिए हमें उनका प्रकृति परीक्षण करने के लिए स्कूल में गए थे और वो योग शास्त्र में या आसनों में पूरे उसने गोल्ड मेडल जीते थे इंटरनेशनल लेवल पे। ऐसे विद्यार्थी पढ़ाई में थोड़ा कम था, उसको 40, 45, 50% आते थे। तो जब से चेक किया तो उसकी वात प्रकृति थी और वात प्रकृति के व्यक्तियों का जो मन है बहुत चंचल रहता है, अस्थिर रहता है, जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। तो ऐसे समय में वो हमारे पास आए थे। अब हमारे पास आने के बाद उनको हमने विद्या कर्म शुरू किया। उसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ, जो बुद्धिवर्धक विद्या रहते हैं उसके बारे में। तो विद्या कर्म शुरू किया और आज ये 4 दिन पहले 10वीं का रिजल्ट लगा है। वो जो 50% का 45% का बच्चा था तो वो अभी 84-85% लेके बैठा है। अब इतना सिर्फ विद्या कर्म से आता है, तो ये बहुत बड़ी बात है आयुर्वेद के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। मुझे कहना है कि ये योग का, शास्त्र का, विद्या कर्म का संबंध, मन का संबंध बहुत नज़दीक है। लेजेंडरी शंख, ये जो मैंने एपिसोड बनाया था वो एपिसोड में शंख मर्म का ऊहापोह किया था। उसके साथ शृंगाटक मर्म का भी मैंने बताया था कि वो द्वार कैसा द्वार है हमारे मन का, हमारे ज्ञानों का द्वार कैसा है, क्योंकि उसको उसी तरह से हमें काम में आता है। ये करते समय योग शास्त्र में जो बताया है कि हमारे शरीर में जो है 72,000 नाड़ियाँ रहती हैं और वो हमारे जो शरीर में कंद है, योग का कंद जो कहा जाता है, वहाँ से वो निकलती है। वो शरीर का नाड़ी कंद कहते हैं उसको। 72,000 नाड़ियाँ निकलती हैं। जो नाड़ी कंद से निकलती है उसका स्थान है गुद और शिश्न के बीच में, जो मूलाधार चक्र के नीचे जो है वहाँ पे उसका स्थान है। वहाँ से 72,000 नाड़ियाँ निकलती हैं। नाड़ियाँ में समझ लेना कि सिराएँ हमारे। और मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि ये सिराओं का जो संबंध है वहाँ पे मर्म आते हैं। जो सिरा है शरीर का पूर्ण करती है एक एक अलग अलग जगह पे, वहाँ पे उसको मर्म कहा गया है आयुर्वेद में। तो ये 72,000 नाड़ियाँ शरीर में पूरी तरह से अलग अलग घूमती रहती है और जहाँ पे उनका संयोग होता है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संयोग होता है वहाँ पे वो एनर्जी सोर्सेस बन जाते हैं। वो जो है उसमें 6 ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सोर्सेस माने गए जिनको षट चक्र कहा गया है। अलग अलग प्रकार के, सबको पता है, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है। अब ये जो है ये नाड़ियों से उत्पन्न होता है। अब ये नाड़ियों से उत्पन्न होते समय ये चक्र जो है शरीर के योग का, शरीर के एनर्जी सोर्सेस का, शरीर के जीवन का वहन करती है। अब ये जो नाड़ियाँ वहन करती है अमृत तत्व का, हमारे शरीर के जीवंत, हमारा लाइवलीनेस का जो तत्व है वो उसका वहन करती है। और ये करने में बहुत सारी ऐसी 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो इनमें से कुछ प्रमुख नाड़ियाँ हैं, उनका वर्णन आया है, जैसे इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ का प्रमुख वर्णन आया है। और वो जो है हमारे नाड़ियों के उद्गम स्थान जो है नाड़ी कंद, जैसे मैंने कहा कि हमारे जो एनल ओपनिंग है
और हमारा पेनिस का ऑर्गन इसके बीच में जो रहता है वहाँ से वो नाड़ी कंद है, वहाँ से 72,000 नाड़ियाँ निकलती हैं। और ये जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है, ये भी तीनों नाड़ियाँ यही नाड़ी कंद से निर्माण होती हैं। नाड़ी कंद के ही जो है उसके पीछे से ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड बनते जाता है और ऊपर आज्ञा चक्र तक वो बनते जाता है हमारे शरीर में। वहीं से हमारी पूरी नर्वस सिस्टम शुरू हो जाती है। मैंने बताते समय सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों बताए थे, क्रैनियल नर्व्स बताए थे। तो इसका हमारे योग से ज़्यादा संबंध आता है। अब यही नाड़ी कंद से निकलकर हमारे मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट भाग से आज्ञा चक्र तक जैसे घूमती जाती है, वो जो है हमारी ईड़ा नाड़ी है। और पिंगला जो नाड़ी है राइट साइड से निकल के घूमते हुए चली जाती है। ऐसे दो हमारे नाड़ियाँ ईड़ा और पिंगला है। पूरा जो ब्रह्मांड है ना, वो दो ही तत्व पे है, एक शीत तत्व और उष्ण तत्व है। ये प्रमुख दो तत्व है। जैसे सूर्य और चंद्र बता सकते हैं, हमारे शरीर में भी उष्ण और शीत ऐसे गुण हम बता सकते हैं। कोई भी हम अगर वनस्पति द्रव्य लेंगे तो वो वनस्पति द्रव्यों का दो वीर्य रहते हैं। वीर्य मीन्स पोटेंसी, वो उसका एक्टिव पार्ट जो है वो उसका डिवाइडेशन दो ही भाग में है, एक उष्ण और शीत तत्व में आता है। तो उसी हिसाब से आयुर्वेद की औषधियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। हम विद्ध कर्म और अग्नि कर्म करते समय वही तत्व इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि रक्त दुष्टि है, रक्त में पित्त है और वो उष्ण हो गया है, तो हम वहाँ पे रक्त विस्रावन करते हैं उष्णता कम करने के लिए, तो वो हो गया रक्त विश्राम। जब कफ वात संप्राप्ति है, वहाँ शीत तत्व ज़्यादा है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम अग्निकर्म करते हैं। दो ही तत्व से और दो ही ये प्रमुख चिकित्साएं हम यहाँ पे करते हैं और उसका यहाँ पे संबंध है। ईड़ा जो नाड़ी है, जो मूल हमारे नाड़ी कंद से निकलती है, वाम भाग से जाके आज्ञा चक्र तक घूमती हुई जा रही है, वो है चंद्र का प्रभाव देती है, शरीर में शीतता निर्माण करती है। पिंगला जो है शरीर के दक्षिण भाग से राइट साइड से निकल के घूमती हुई हमारे मेरुदंड को घूमती हुई आज्ञा चक्र तक जाती है और वहाँ पे वो उसका उष्ण तत्व का वहन करती है। अब एक करते हैं ईड़ा पिंगला तो हो गई, और उसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे या हम हमारा मेरुदंड कहेंगे। वहाँ से सुषुम्ना नाड़ी जाती है। तो योग शास्त्र में बताते समय कहा गया है कि जब आपके शरीर में उष्ण तत्व बनता है तो आप राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना शुरू करें और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ना शुरू करें। ऐसे करेंगे तो शरीर में शीतता बढ़ेगी और उष्ण व्याधियाँ सब कम हो जाएंगी। अगर शरीर में उष्णता बढ़ रही है, डिजेनरेशन हो रहा है, आप बूढ़े हो रहे हो, पित्त बढ़ रहा है, तो क्या करना है, तो ये शीत नाड़ी का, ईड़ा नाड़ी का इस्तेमाल करना है। उल्टा हो रहा है, शरीर में कफ बढ़ रहा है, शरीर में ठंडा शीत गुण ज़्यादा बढ़ रहा है, कफज विकार बढ़ रहे हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, तो पिंगला नाड़ी से हमें सांस लेनी है, ऐसा योग शास्त्र में बताते हैं। उसी के आधार पर हमारे प्राणायाम आगे आ जाते हैं। लेकिन विद्ध कर्म करते समय यही इस्तेमाल होता है, तो हम वही तत्वों का इस्तेमाल करके विद्ध कर्म या अग्नि कर्म अल्टरनेट करके काम करते हैं। जैसे हमारी आँख है, आँख में रक्तस्राव हो रहा है, उष्णता हो रही है, हमारी दिव्य तेज दृष्टि निकल रही है, तो हम वहाँ विद्ध कर्म करेंगे। अगर वहाँ पे तेज गुण का बल कम हो रहा है, वहाँ शीत गुण बढ़ रहा है, जैसे चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषात् श्लेष्मनो भयम कहा गया है। चक्षु हमारा तेज रूप है और वहाँ पे उसको कफ की भीति है, डर है उसको कफ का, और ऐसी व्याधियाँ बन रही है तो हम वहाँ पे अग्निकर्म करते हैं। ये दोनों तत्व का हम इस्तेमाल करके हम चिकित्सा करेंगे तो हमें जो अटके हुए व्याधि है, जो फास्ट रिजल्ट हमें नहीं मिलते, अब ऐसे सारे व्याधियों में हमें 100% तक जाने के लिए ये काम में आता है। अब जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी ईड़ा पिंगला हम सुषुम्ना को घूमते हुए ऊपर आ रही है, उसके बीच में सुषुम्ना है, तो वो शुक्ल है, उसके रंग अलग अलग बताए गए हैं। तो वो करते समय, वो नीचे से ऊपर जाते समय जहाँ जहाँ वो सम्मिलित होती है वहाँ वहाँ उसके जो दल बन जाते हैं या पुष्प कमल जैसे उसके पार्ट बन जाते हैं, उसको चक्र कहा गया है। मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक ऐसे 6 चक्र हैं और ये 6 चक्र कहा गया है। इनका वर्णन काफ़ी संहिता में अलग अलग प्रकार के योग विज्ञान में आया है, लेकिन आयुर्वेद में सीखते समय इसके 1-2 आप चैप्टर बना के वो हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र आता है।
सुषुम्ना नाड़ी के मुख से जो संलग्न है ध्वज के नीचे तथा गुदा के ऊपर, गुद के ऊपर जो स्थित है उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। वहाँ पे जब नाड़ियाँ 72,000 नाड़ियों में से कुछ नाड़ियाँ का मिलाप हो जाता है तो वहाँ पे मूलाधार चक्र बन जाता है। और ये जो है इसके बनते समय उसके 4 दल बन जाते हैं। थोड़ा सा क्लिष्ट लगता है लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है, मैं जो आगे बताने वाला हूँ उसमें। तो ये इसका रंग जो है, कलर जो है रक्तवर्ण का है। और ये चारों दल जो है, जैसे कमल है ना, कमल के दल बन जाते हैं, चारों दल अलग अलग तरीके से बन जाते हैं। और वो चारों दलों को व श श स ये 4 अक्षर बताए गए हैं। जैसे उसको हम व्यंजन कहेंगे, वो अक्षर बताए गए हैं। मूलाधार पद्म जो है चतुर हम 4 दल वाला कहेंगे। अब 4 दल वाला कहेंगे तो मैं एग्जांपल देता हूँ। दल के कर्म कैसे रहते हैं, जैसे कि मूत्र है, आर्तव है, गर्भ है, शुक्र है, ये निष्क्रमण करने के लिए ये दल बनाए गए हैं, दल बनते हैं और इनका अधिकार क्षेत्र वो रहता है। तो यहाँ पे जब हमें इनफर्टिलिटी का विचार करता है तो इनका हमें विचार करके ही कर्म करना पड़ता है। और ये जो है मूलाधार चक्र है, इसकी अधिष्ठात्री देवी जो है डाकिनी शक्ति है। अभी ग्रंथ में अलग अलग नाम दिए हैं लेकिन वो शक्ति वहाँ पे उसको डाकिनी शक्ति कहा गया है। पद्म की कर्णिका में विराजमान है, जो पद्म है उनकी जो कर्णिका मेन है वहाँ पे विराजमान है। इसके अंग उज्ज्वल है, रक्त नेत्र वाली डाकिनी शक्ति। इसमें 4 भुजाएं है, जैसे मैंने 4 दल कहा है। और दंड, कमलु, अक्षयसूत्र तथा अभय मुद्रा से वो सुशोभित है। ये डिटेल में आया है। ये जो है ना जो कहते हैं ना कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी चाहिए, तो मूलाधार चक्र के बगैर कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है। और मूलाधार चक्र का हम कहेंगे कि जो देवता है वो गणेश जी कहा गया है। और उसी के हिसाब से वहाँ से वो जो नाड़ियाँ हैं उसका मिलाप ऐसे ऊपर तक वहन करने वाले आज्ञा चक्र तक लेके जाते हैं, हमारे मन तक। मैंने बताते समय कहा कि शंख मर्म से मन तक आते हुए ऐसा ही विस्तार होता है। और मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक भी नाड़ियों का वहन हो जाता है। उसके ऊपर जाता है तो स्वादिष्टान चक्र आता है। स्वादिष्टान ध्वज के मूल प्रदेश में स्वादिष्टान पद्म है। इसके 6 दल होते हैं। मूलाधार के 4 दल हो गए, ऊपर जाने के बाद 6 दल है। यही इम्पोर्टेंट रखना है मैं जो बता रहा हूँ। दलों का रंग सिंदूर वर्ण है और उनके जो अक्षर है ब, भ, म, य, र, ल ऐसे अक्षर है। इसका कोई उपयोग नहीं है, मैं आगे बाद में बताऊंगा ये कैसे करना है। उसके स्वादिष्टान पद्म की कर्णिका के मध्य में अर्धचंद्राकार एक जलमंडल है। इसका वर्ण शुक्ल है। इसका वाहन जो है अलग अलग बताए गए। इसका वाहन जो मकर है, जो मूलाधार चक्र है उसका वाहन ऐरावत हाथी कहा गया है। और स्वादिष्टान चक्र का वाहन मकर है। मैं ये भी बाद में बताने वाला हूँ इसका विचार कैसा करना है। वो जो 6 चक्र है उसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म ऐसे विशोभित है। और ये एक युवक जैसा उसको वर्णन दिया है स्वादिष्टान चक्र को। और जैसे मूलाधार चक्र का देवता गणेश जी थे, वैसे स्वादिष्टान चक्र का देवता विष्णु है। और यहाँ पे जैसे मूलाधार चक्र के समय डाकिनी शक्ति कही गई है, वही शक्ति जब ऊपर आती है तो उसको राकिनी शक्ति कहा गया है। यह विष्णु के पार्श्व भाग में विराजमान है। विष्णु के पार्श्व भाग में विराजमान है। इसका वर्ण श्याम है। जैसे डाकिनी का शुक्ल था, ये राकिनी का वर्ण श्याम है। उसके ऊपर मणिपुर चक्र आता है, नाभि प्रदेश में आता है। मणिपुर पद्म विद्यमान है। इसके 10 दल हैं। जैसे 4 था, बाद में 6 दल हुए थे, ऊपर 10 दल हो रहे हैं। जो कमल बन रहा है नाड़ी चक्रों का, पहले 4 दल थे, बाद में 6 थे। मणिपुर के 4, स्वादिष्टान के 6, अब मूलाधार के 4, स्वादिष्टान के 6 और मणिपुर चक्र के 10 दल बन गए हैं। और इसमें अलग अक्षर विराजमान है। ड, ढ, न, त, थ, ध, न, प, फ ऐसा आया है। मनुपर पद्म की कर्णिकाओं में मध्य में स्थित स्वस्तियों के युक्त त्रिकाणाकार एक वन्नी मंडल है नाभि के यहाँ पे। इसका वर्ण रक्त है, अग्नि है वहाँ पे। और वहाँ पे वन्नी बीज विराजमान है। रुद्र देवता का अधिष्ठान यहाँ पे नाभि के यहाँ पे जो मणिपुर चक्र है वहाँ पे उसका अधिष्ठान है। रक्ताकार है, वृद्ध रूपी है। जैसा विष्णु या मैंने स्वादिष्टान चक्र कहा था वो पुरुष रूपी है, पुत्र रूपी है, तो ये वृद्ध रूपी है। यहाँ पे उसका अधिष्ठान जो रुद्र बताया गया है।
यहाँ पे जैसे डाकिनी और राकिनी शक्ति हो गई थी, तो मणिपुर चक्र में राकिनी शक्ति है, लाकिनी शक्ति है, और यह रुद्र के पार्श्व देश में विराजमान है। वो जो कमल का बन रहा है 10 दल का, उसके पार्श्व में यहाँ पे लाकिनी शक्ति है, तो वहीं पे पार्श्व स्थित में हमारी दोनों किडनियाँ रहती है, और उसका संबंध बहुत ज़्यादा आता है। जैसे किडनी फेल्योर का पेशेंट रहता है और उसमें आप देखिएगा शरीर में पूरी तरह से पानी बढ़ता है और शरीर में वर्ण हानि हो जाती है, उसका निस्सार हो जाता है, इंद्रिय नष्ट होने लगते हैं, पूरा ड्राइनेस शरीर में बढ़ता है, पूरे शरीर में स्वेलिंग आती रहती है। तो वहाँ पे जो विष्णु रुद्र रूपी जो शक्ति है, जो उसको लाकिनी शक्ति कहा गया है, वो शक्ति का ह्रास हुआ है ऐसा कहते हैं वहाँ पे, और वो उस पे काम अगर करोगे तो ऐसे पेशेंट में हमें रिजल्ट आता है। मैं आगे बताऊंगा कैसे है। उसके ऊपर जो अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र हृदय में है, अनाहत चक्र पे पद्म विज्ञान में है, उसके 12 दल है। पहले 4 थे मूलाधार चक्र के, स्वादिष्टान के 6 है, मणिपुर चक्र के 10 हो गए, और अनाहत चक्र जो है उसके 12 पद्म है। तो ध्यान में रखना 12 पद्म है तो उसके जो दश वाहिनी है वो 10 पकड़ना है, और एट्रियम और वेंट्रिकल पकड़ेंगे तो टोटल 12 पद्म हो जाते हैं। और उसके लिए हर एक के अक्षर दिए हैं, क ख ग घ ग च छ ज झ य ट ठ, ऐसे 12 अक्षर दिए हैं। तो आप देखिएगा जो नक्षत्र कहते हैं, पूर्व से पश्चिम भाग में अगर आकाश का विभाजन किया जाएगा तो उसके वहाँ पे 29 नक्षत्र आ जाते हैं, और वही ये नक्षत्र और ये अक्षर जो है वो समान है, उसका बहुत ज़्यादा संदर्भ आता है। हम अगर भविष्य शास्त्र या योग शास्त्र को एक मिलाप में लाएंगे तो। और जो अनाहत चक्र है हृदय के स्थान में, या इसमें षटकोणाकार एक वायुमंडल होता है, यह धूम्र वर्ण वाला है, उसके मध्य में वायु बीज विराजमान है। हृदय में अनाहत चक्र में वायु बीज विराजमान है। भुजाओं में अंकुश सुशोभित है, और इसका वाहन कृष्ण सागर मृग है, मृग वाहन है। जो वहाँ पे शक्ति का आकार जो बन रहा है वो मृग पे बैठी है ऐसा लगता है वहाँ पे। तो वायु बीज के मध्य में ईश विराजमान है, यह हंस के समान श्वेत वर्ण वाला होता है। अनाहत चक्र की अधिष्ठाता देवी काकिनी शक्ति होती है। हमने देखा डाकिनी देखा, राकिनी देखा, लाकिनी देखा, और यहाँ पे काकिनी शक्ति बन जाती है। यह ईश के पार्श्व देश में, अनाहत चक्र के पार्श्व में विराजमान है। तो इसका वर्णन नवीन विजल के समान होता है। इसकी 3 आंखें होती है, 4 भुजाएं होती है, और पूर्ण रसार्ध हृदय वाली तथा प्रसन्न चित्त वाली शक्ति होती है। अनाहत पद्म की कर्णिका में एक त्रिकोणाकार शक्ति अर्थात योनि है। यह योनि करोड़ों विद्युतों के समान प्रकाश वाली तथा अत्यंत कोमल है। देखिएगा हम हृदय में जब देखते हैं तो हमारे ऐसे नोड रहते हैं, एबी नोड रहते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आता है, पूरे शरीर में जाता है। देखिएगा ECG निकालते समय पैर को भी हम लगाते, एक इलेक्ट्रोड दूसरे पैर को लगाते, बाकी चेस्ट लीड लगाते अलग अलग जगह पे। तो ये इनका हमें विचार मिलता जुलता मिलता है। इसी त्रिकोण के मध्य में बाण नामक शिवलिंग जैसा विराजमान है अनाहत चक्र में। जिस प्रकार मणि में सूक्ष्म छिद्र रहता है, मणि में एक सूक्ष्म छिद्र रहता है, उसी प्रकार यहाँ पे एक सूक्ष्म छिद्र है जो अत्यंत कामनीय है, काम की शोभा का आलय है। वो उसका वर्ण सोने जैसा है। ऐसा ये जो है हमारा अनाहत चक्र बन जाता है हृदय का। ज़्यादा मैं इसमें डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि जब जब व्याधियों के बारे में विद्याकर्म अग्निकर्म में बताऊंगा तब इन बातों का फिर से उच्चारण करूंगा। तब ये मैं जो बता रहा हूँ ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको सुननी है। विशुद्ध चक्र जो है उसके ऊपर जो है कंठ प्रदेश में विशुद्ध चक्र आ जाता है। इसके 16 दल है। अभी 12 अनाहत के थे, अभी 16 दल हो चुके हैं। दलों का रंग धूम्र वर्ण है। इन 16 दलों पे रक्त वर्ण वाले समस्त स्वर वर्ण अर्थात अ आ ई उ रु रु लु लु ए ऐ ओ औ अम आह, ये 16 अक्षर विराजमान है इस पे विशुद्ध चक्र पे। विशुद्ध पद्म की कर्णिका में मध्य में पूर्ण चंद्राकार वृत्तरूप एक आकाश मंडल है, जैसे हम उसको ब्रोंकस कहते हैं। इसका वर्ण शुक्ल है। उसी के मध्य में आकाश बीज है विराजमान है, इसका वर्ण शुक्ल है। आकाश बीज में यहाँ पे देवी जो है शाकिनी है। जैसे हमने देखा डाकिनी देखा, राकिनी देखा, लाकिनी देखा, काकिनी देखा, अब यहाँ पे शाकिनी शक्ति है। यह पद्म की कर्णिका में विराजमान है। यह सुधा समुद्र के समान अत्यंत शुक्ल वर्ण वाली है। इसने पीत वस्त्र का धारण किया है।
इसकी 4 भुजा है, इन भुजाओं में शर, शाप, पाश, अंकुश सुशोभित है। ऐसे अलग अलग दिया है, इसका ज़्यादा वर्णन मैं आगे करने वाला हूँ। आज्ञा चक्र है जो सबसे बड़ा चक्र है, आज्ञा चक्र मेन चक्र दोनों के मोह के मध्य प्रदेश में भुवों के, जैसे यहाँ पे जहाँ पे हमारा विषग लग्न मर्म है वहाँ पे वो आज्ञा चक्र विराजमान है। यही आज्ञा चक्र पे मन का अधिष्ठान है और मन नियंत्रण करना ही कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना ऐसा कहा गया है। और मन जो है इंद्रियों के अधिष्ठान में रहता है, इंद्रिय और मन इनका संबंध ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। तो पूरे चक्रों का और मन का और हमारे सेंस ऑर्गन का ये संबंध बहुत नज़दीक का है। तो हमें विद्या कर्म करते समय ये सारी बातें ध्यान में रख के अगर हमें करना पड़ता है। यहाँ पे ह अक्षर, ये 2 अक्षर विराजमान है। तो यहाँ आज्ञा पद्म की कर्णिका में चक्राधिष्ठात्री देवी हाकिनी है, हाकिनी देवी है, शक्ति विराजमान है। यह चंद्रमा के समान शुक्ल वर्ण वाली है, इसके 6 मुख होते हैं। अब ये अलग अलग बार में बताया गया है, बहुत डिटेल में है उसके बाद में भी। तो ये हम चक्रों का वर्णन करते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार के शरीर में चक्र आते हैं, ये तो 6 चक्र मुख्यतः बताए गए, लेकिन यही जो 72,000 नाड़ियाँ अलग अलग जगह पे जब मिल जाती हैं वहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के हमें चक्र मिलते हैं। मॉडर्न के हिसाब से देखेंगे तो जहाँ पे ब्लड वेसल मिल जाती है तो वहाँ प्लेक्सिस बन जाते हैं, जहाँ पे नर्व्स एक जगह पे आ जाती हैं वहाँ पे नर्व प्लेक्सिस बन जाते हैं। जैसे सर्वाइकल प्लेक्सिस आता है, लंबर प्लेक्सिस आता है, वहाँ पे हम नाक देखेंगे, नाक के नीचे भी हमें प्लेक्सिस मिलते हैं जो हमें सूंघने के लिए काम में आते हैं। कान के पीछे भी हमें ब्लड वेसल्स और बोन का कॉम्बिनेशन मिलता है, नर्व का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो हमारी शरीर जो है ये पूरी नाड़ियों से बना हुआ है। फर्क एकमात्र है कि ये जो शब्द आते हैं नाड़ी है, चक्र है, ये बहुत पुराने हमें लगते हैं, लेकिन वहाँ पे वो लैंग्वेज ही वैसी थी, संस्कृत लैंग्वेज थी और संस्कृत में ही पूरे देवनागरी भाषा कही गई थी और वहाँ पे जो वर्णन आया है वैसे वहाँ लिखा गया है। लेकिन आजकल संस्कृत पीछे है और इंग्लिश जो भाषा है आगे बढ़ चुकी है और उसी हिसाब से साइंस में भी शब्द बन गए हैं। जैसे नर्व्स आ गया है, ब्लड वेसल्स आ गया है, वहाँ पे बोन्स आ गया है, अस्थि को बोन बोला जाता है। तो ये सिर्फ शब्दों का अंतर्भाव है, लेकिन शरीर तो एक ही है। तो इसी शरीर में ये सभी का वहन या वर्णन आया है। तो ये एपिसोड का अलग से मैं ये तो 1-2 मिनट में मैं ख़त्म कर सकता था ये एपिसोड, लेकिन ये स्पेशल एपिसोड इसलिए क्यों दिया है क्योंकि जब हम सोचते हैं तो हम जो सोचते हैं उसी के हिसाब से काम होता है। जैसे मैंने हरित की ले ली दवाई और हरित की देते समय मैंने सोचा कि ये पथ्या जैसे काम करेगी, तो वो पथ्या जैसे ही काम करेगी। आयुर्वेद जीवंत शास्त्र है। जैसे मैंने सोचा कि हरित की जो है अनुलोमनी काम करेगी, तो हम अनुलोमनी से ही काम होगा। सोचते समय मैंने विचार किया कि हरित की ये तो पाचन करने वाली है, ये तो इंद्रियों को बल देने वाली है, और ऐसे विचार करके मैं अगर पेशेंट को हरित की दूंगा तो पेशेंट को वो इंद्रियों को बल देने वाला गुण उसका काम आएगा। इसीलिए हर एक द्रव्यों के जो अलग अलग वर्णन आए हैं वो काफ़ी अलग अलग नाम आए हैं, वो काफ़ी उसके कर्म के हिसाब से आए हैं। तो हमें सोचते समय हम जो सोच के जो द्रव्य देते हैं, आपकी साधना से, आपके ध्यान से, आपके मन के स्थिरत्व से और आपके अभी तक के जो कर्म किए गए हैं वो कर्मों के फलों से आपके पेशेंट को रिजल्ट आता है। मुझे एक बात पता है, गोगटे सर के पास मैं एक पेशेंट लेके गया था और उसको एक 7-8 साल कई डॉक्टर के पास चिकित्सा करने के बाद रिजल्ट नहीं आया था। मैंने उसको खुद एक 10-12 वमन दिए थे 6 साल में, तो इतना करके भी रिजल्ट नहीं आया था। और मैंने गोगटे सर के पास लेके गया, गोगटे सर ने सिंपल उसको अमल की चूर्ण दे दिया था पीपल के पत्ते में। ये मैं हर एक स्टूडेंट को ये स्टोरी पता है। और जो इतने सारे वैद्यों के पास जाके भी रिजल्ट नहीं आया था, तो उसको गोगटे सर ने देने के बाद 1 ही महीने में रिजल्ट आया था। तो मैंने सर से बात की कि सर ये ऐसे कैसे हो गया, जिसको मैं 8 साल से देख रहा हूँ, जो पीपल का पत्ता आपने अभी दिया है वो भी मैंने दिया था, जो आपने पुष्प धनवा दी है वो भी मैंने दी थी, फलग्रुत आपने दिया है मैं भी दिया था, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं, क्यों? ऐसा कहा था। तो सर ने कहा था कि तो आपको आगे जाके पता चलेगा, इसमें सिर्फ सोचते जाओ सोचते जाओ। तो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, इतना तो मैं पढ़ाई वाला आदमी नहीं हूँ,
लेकिन फिर भी अभी ऐसा अनुभव से समझ में आता है कि ये जो रिजल्ट आते हैं हमें इनफर्टिलिटी जैसे व्याधियों में, वो कर्म से आता है। हम इतने लोगों को हम सेवा देते हैं, गाथा मंदिर में फ्री सेवा देते हैं, वारी में देते हैं, तुकाराम बीज में देते हैं, हमारे क्लिनिक में भी हम नाम मात्र पैसे लेते हैं, विद्या कर्म अग्नि कर्म के लेते भी नहीं है। तो ऐसे करते समय हमें एक बात में समझ में आ गई कि जो हमें कर्म का हमें फल जो मिलता है और उसके साथ हमारा जो अभ्यासत प्राप्यते दृष्टि है वो आगे बढ़ते जाता है और हमें उसमें डेप्थनेस बहुत ज़्यादा आती है, और वो डेप्थनेस आने की वजह से हमारे जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा बढ़ते हैं। तो मुझे सर की वो बातें याद आती है कि आप करते जाओ आपके रिजल्ट बढ़ते जाएंगे। तो इसी हिसाब से ये हमने विद्या कर्म अग्नि कर्म सीरीज शुरू की है। इसके आगे अलग टॉपिक शुरू हो जाएगा। ये मर्म का मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बारे में इंस्ट्रूमेंट और सीधा व्याधियों के बारे में आगे बताते जाऊँगा। धन्यवाद।